गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं यार आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर मैं और आप दोनों मिलके बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट किया था कि सर आप प्लीज बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन या ब्रीफ में डिटेल में थोड़ा सा समझा दे। तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है बेटा। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम पूरा अच्छे से इसको कवर अप कर लेंगे कि बैंथम एंड हुकर ने क्या क्लासिफिकेशन दिया। नीट का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ऑलराइट बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को समझना। चलिए बच्चों, तो हमारे पास में बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है, आप देख सकते हो इसको। तो अपन पहले अपना काम करेंगे। अपन सबसे पहले चले बच्चा बात करते हैं अपन बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम जैसे कि बात करें कि इनका जो क्लासिफिकेशन था उससे पहले हम इनके थोड़े से इंट्रोडक्शन को देखेंगे, कहां से बिलोंग करते हैं। ओके, क्या इनका बर्थ एंड डेथ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चलेंगे। तो जॉर्ज बैंथम जो थे बेटा, ओके, इनका पूरा नाम है बैंथर का। ओके, पहले मैं थोड़ा चेंज करेंगे इसको। हाँ, तो बेटा बात करते हैं बैंथम के बारे में। तो बैंथम पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बैंथम। ऑलराइट बेटा, ये इनका पूरा लाइफ जीवन काल रहा 1800 से 1884। ऑलराइट बेटा, 1884 इनका लास्ट रहा। ओके, इसके बाद इन्होंने अलविदा कह दिया इस पूरी दुनिया को। ओके, और इनके साथ के जो सगी संबंधी दोस्त थे, वो दोस्त कौन थे बेटा? वो थे डाल्टन हुकर। इनका क्या रहा बेटा? इनका 1870 से लेकर 1911 तक का पूरा टाइम पीरियड रहा। अब क्या हुआ बेटा, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे या दोनों बॉटनिस्ट जो थे बेटा, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि लंदन में न्यू में प्रेजेंट है बेटा, उससे बिलोंग थे। वहां पर ये वर्क करते थे। ओके, वहां पर अपना जो भी रिसर्च वाला काम होता था वहां पर ही करते थे। तो वहां पर जो वर्क करते हैं उनको क्यूरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा उसको? क्यूरेटर। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में जो वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं अपन इनको बेटा? इन साइंटिस्ट को क्यूरेटर बोलते हैं। तो हमारे दोनों साइंटिस्ट, बात करें बैंथम के बारे में या बात करें हुकर के बारे में, दोनों क्या है? क्यूरेटर्स हैं। चलिए, इन्होंने एक बुक भी लिखी बेटा जिसका नाम था जेनरा प्लांटरम, जिसमें इन्होंने अपना सबसे बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। ऑलराइट बेटा, बुक कब लिखी? ये बुक लिखने का टाइम पीरियड रहा 1862 से लेके 1883, इसके बीच में इन्होंने बुक भी लिख डाली। चलिए, तो इन दिस बुक बैंथम एंड हुकर गिव बिगेस्ट क्लासिफिकेशन। ऑलराइट बेटा, बहुत बड़ा, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था। ओके बेटा, तो क्या था बेटा कि बिगेस्ट तो था ही सही, और ये सिंपल भी बहुत था बेटा। क्या था बेटा? ये ज्यादा टफ क्लासिफिकेशन नहीं था, बहुत क्या था बेटा? ये सिंपल क्लासिफिकेशन भी था। ऑलराइट, इसको समझने में ज्यादा कोई समस्या आएगी नहीं, तो इसलिए सिंपलेस्ट बोल सकते हैं बेटा। सेकंड सुनेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन भी था ये। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, एक डाउट आता है बच्चों का कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये बच्चों का डाउट रहता है कि सर थोड़ा सा आप अगर हमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बता दें और हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में बता दें तो ठीक रहेगा। तो सुनो बच्चा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, प्लांट जो होता है उसके सिर्फ 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 3 है, मिनिमम 2 से 3 कैरेक्टर्स को आप लेते हो और उनके बेसिस पे पूरा जो प्लांट है उसको आप क्लासिफाइड करते हो कि ये कहां आएगा, कहां नहीं आना चाहिए। ऑलराइट बेटा, तो किसी एक प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए या प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए जब आप 1 से 3 कैरेक्टर ले रहे हैं या 2 से 3 कैरेक्टर मान के चलो, अगर वो ले रहे हैं और उन कैरेक्टर के हिसाब से आपने पूरा क्लासिफाइड कर दिया, दिस इज नॉन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें ज्यादातर वेटेज आप मॉर्फोलॉजी को देते हो, क्योंकि आप जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं उनके बेसिस पे कर सकते हो। तो ये होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। पहले इसी तरह के क्लासिफिकेशन होते थे जब आप डिटेल में प्लांट्स को स्टडी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास में ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं थे। बट नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्लांट है उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हो, उस प्लांट की आप एनाटॉमी स्टडी कर सकते हो, और आप एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को वेटेज दे सकते हो वहां पर। ऑलराइट बेटा, ये चीज यहां पर की जाती है। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया बेटा। तो इन्होंने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया ना बेटा, वो स्पर्मेटोफाइटा का, यानी प्लांट में भी क्या, स्पर्मेटोफाइटा, मतलब
ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं बेटा, सीड बनाते हैं। सीड फॉर्मिंग जो प्लांट या सीड बियरिंग जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। दो मेन प्लांट होते हैं इसके अंदर, एक होता है बेटा आपके पास में जिम्नोस्पर्म, एक होता है आपके पास में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो पार्ट्स आ जाते हैं आपके पास, एक डाइकोटिलेडोन का आ जाता है और एक मोनोकोटिलेडोन्स का आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफाइड किया स्पर्मेटोफाइटा, जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। समझना क्या क्लासिफिकेशन दिया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा सा अपन बोर्ड वर्क करते हैं। चलिए बच्चा, तो स्पर्मेटोफाइटा आप समझ के होंगे सर, सीड बनाएंगे तो सीड बेयरिंग होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये, सीड बियरिंग कह सकते हो आप या प्रोड्यूसिंग कह सकते हो, ओके, प्लांट्स। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। तो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इन्होंने कितना, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इन्होंने 202 फैमिलीज रख रखी थी, ओके। जब इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा जो कि डिवीजन है उसको जब इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे सबसे पहले क्लास इन्होंने रखी डाइकोटिलेडोन्स की, तो इसके अंदर इन्होंने 105 फैमिलीज को रखा, ओके। सेकंड नंबर पे जो क्लास इन्होंने रखी बेटा, वो क्लास कौन सी थी, वो जिम्नोस्पर्म में थी। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर इन्होंने कितना, 3 फैमिली को रखा। कितना फैमिली रखा बेटा, 3 फैमिली रखा। उसके बाद में इन्होंने क्लास रखी बेटा जिसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडोन्स, ओके। मोनोकोटिलेडोन्स के अंदर इन्होंने 34 फैमिलीज को रखा। तो आप जब टोटल करने बैठेंगे आपको स्पर्मेटोफाइटा की 202 फैमिलीज पूरी की पूरी ऐसे मिल जाएगी। क्या बात सही है कि नहीं है? तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफाइड किया बैंथम ने और हुकर ने। बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में कि इसका फायदा क्या है। तो इसके 2 फायदे, मैं आपको दोनों फायदे बताता हूं, ओके बेटा, ऑल राइट। सुनना, 2 फायदे कौन कौन से इसके। तो पहला फायदा तो यह है बेटा कि बैंथम एंड हुकर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजी को बढ़िया इंपॉर्टेंस दी, वैसे एनाटॉमी को बढ़िया इंपॉर्टेंस दी। मतलब इन्होंने ज्यादा कैरेक्टर्स लिए ताकि हम इजीली उसको क्या कर पाए बेटा, क्लासिफाइड कर पाए। क्योंकि 1 या 2 कैरेक्टर देख के हम उसको जज नहीं कर सकते कि ये कहां पर आएगा कहां पर नहीं आएगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई लड़का है, वो लड़की देखने गया, अब वो क्या पहली मुलाकात में या उससे 2-3 बात करके बता सकता है कि यार ये लड़की उसके लिए सही है, या जो लड़की के लिए कोई लड़का आया है वो बात करके बता सके कि यार ये लड़का मेरे लिए सही है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कोई अपना अच्छा अच्छा दिखाते हैं। ऑलराइट, कौन बताता है कि मैं झेर भी उगलता हूं टाइम टू टाइम? कोई नहीं बताता है। सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, यार देखो मैं तो बहुत अच्छा, ऐसा वैसा, है ना, फलाना ढीम का, जो भी हो। कोई नहीं बताएगा आपको स्टार्टिंग में कि यार हम थोड़ा बहुत झेर भी उगलते हैं टाइम टू टाइम, जिससे आपको ढसेंगे, ठीक है? ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। सेम चीज क्या अप्लाई हो रही है कि यार इन्होंने बढ़िया काम क्या किया, इन्होंने ज्यादा कैरेक्टर लिए, ज्यादा कैरेक्टर इन्होंने लिए तो अच्छी बात है, तो ये मेरिट में आ जाएगा। क्या बात सही है? सेकंड क्या हुआ बेटा कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं स्टेबल कैरेक्टर, जो बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम कंडीशन आती है तब जाके चेंज होते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होते हैं। कुछ कैरेक्टर होते हैं जो इजीली चेंज हो जाते हैं, जैसे हैबिटेट चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएंगे। तो वो कैरेक्टर जो चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं अपन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और ऐसे कैरेक्टर जो कि चेंज नहीं होते हैं उनको आप बोलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर, या उनको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मोस्टली बेस्ड था, इन्होंने इंक्लूड किया फ्लोरल कैरेक्टर्स को। अब फ्लोरल कैरेक्टर तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था इस हिसाब से भी। फर्स्ट थिंग नेचुरल क्लासिफिकेशन था, दैट्स व्हाई। सेकंड थिंग स्टेबल कैरेक्टर्स को मोर वेटेज मिली, ऑलराइट बेटा, यानी कि उनको इन्होंने इंक्लूड किया, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मैं रीड करा देता हूं, इजी रहेगा आपके लिए। तो दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंथम एंड हुकर वाज नेचुरल। पहला पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंथम एंड हुकर वाज मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर क्या होते हैं? वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। दिस वॉज वेरी अप्रिशिएबल बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और चीजें बेटा। एक तो क्या बेटा कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बहुत सिंपल था, बहुत इजी क्लासिफिकेशन था, ओके, बट इट इज नॉट ए बेस्ट क्लासिफिकेशन। इनका बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। यानी बैंथम एंड हुकर ने जो इतनी मेहनत करी थी
वो ठीक रही हमारे लिए, स्टार्टिंग में चीज़ों को समझने में हेल्प करी, बट ये अल्टीमेटली परमानेंट क्लासिफिकेशन नहीं है. इट इज नॉट ए स्टेबल क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट अ बेस्ट क्लासिफिकेशन, बिकॉज इसमें कुछ कमियां थी. वो कमी क्या थी हम डीमेरिट्स के अंदर स्टडी करेंगे. एक बहुत बड़ी और मेजर कमी थी, वो बताऊंगा मैं आपको डीमेरिट्स में. उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे. ओके, एक तो क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि कौन सा क्लासिफिकेशन था, तो इट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन. तो एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. चलिए, एक क्या लाइन है समझेंगे बेटा आप इसको, कि इट इज द सिंपलेस्ट. कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? इट इज अ सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, although it is not a best classification, but yet the arrangement of herbarium sheet in herbarium is based on it. yes or no बेटा? यानी कि क्या होता है, बेस्ट क्लासिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हर्बेरियम जो शीट आती है, हर्बेरियम शीट क्या होती है, कागज से एक चौकोर सी बनी होती है, इसका एक साइज फिक्स होता है. ओके, उस सीट पे हम क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं उस प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, डेड फॉर्म में चिपका के रख देते हैं बेटा. ओके, ये हर्बेरियम होता है. आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि हर्बेरियम ऐसा दिखता है. ऑलराइट, तो इनका अरेंजमेंट, एक पूरा जो हर्बेरियम होल होता है उसके अंदर हमने इस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया, यानी अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड हुकर, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके रखा कि यार जिम्नोस्पर्म यहां आने चाहिए, ठीक है, डाइकोट्स यहां आने चाहिए, ठीक है, मोनोकोट्स यहां आने चाहिए, ठीक है. तो उसके हिसाब से अरेंज किया. क्या बात सही है? क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखा करो बच्चों, ठीक है. थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है टीचर का भी. ओके, और उसके साथ जो काम कर रहे हैं उसके सगे संबंधी, उनका भी रहता है कि यार ठीक है चलो अब मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट तो करते हैं अपनी मेहनत को. चलिए, खैर आगे बात करते हैं. द मेन रीजन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी इज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. यार सर ये सिंपल इतना क्यों था, इन्होंने क्या किया ऐसा? तो इन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, इन्होंने जो कैरेक्टर्स चूज किए वो एक्चुअल ऑब्जर्व कैरेक्टर थे. एक्चुअल ऑब्जर्व कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? ऐसे कैरेक्टर जो कि प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. ऑलराइट बेटा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी गुड थिंग. अच्छी बात है ये इनके हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का राज रहा, सीक्रेट रहा. वो अच्छा था, ठीक है, बट बेस्ट नहीं था. इसको लेके आप पूरा प्लांट नहीं स्टडी कर सकते. क्या कमी रही समझेंगे. तो व्हाट इज डीमेरिट्स? ऑलराइट बेटा, कि सर क्या कमी रही ऐसी इनके क्लासिफिकेशन में, यार वो समझाइए आप. तो बेटा उसको समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट है. क्या कमी रही? तो सबसे बड़ी जो कमी थी बेटा, वो कमी ये थी कि इन्होंने फाइलोजेनी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया. फाइलोजेनी क्या होती है थोड़ा उसको समझ लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. फाइलोजेनी क्या होती है बच्चों, कि जब आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तब आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हो, आप उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हो, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हो. बट अगर आप ये बताते नहीं हो क्लासिफिकेशन के अंदर कि इस प्लांट का ओरिजिन इस प्लांट से हुआ है, या इसका ओरिजिनेट यहां से है, ओरिजिन पॉइंट यहां से है, यस और नो, दैट मीन अगर आप उसका इवोल्यूशन हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या हो गया, वो फाइलोजेनी नहीं है. अगर आप बता रहे हैं कि इस प्लांट का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है, दैट मीन आप उसका फाइलोजेनी इंक्लूड कर रहे हैं, यस और नो. तो आप अगर फाइलोजेनी इंक्लूड करते हैं तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नहीं करते तो नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. यस और नो बेटा, क्या बात सही है कि नहीं है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंस रहा इनका. एक और इंपॉर्टेंट चीज रही बेटा कि इन्होंने जो सीक्वेंस दिया ना क्लासिफिकेशन का, कि इन्होंने पहले डाइकोट को रख दिया, बीच में जिम्नोस्पर्म को डाल दिया, फिर मोनोकोट को डाल दिया, तो ये सीक्वेंस सही नहीं है. इट इज नॉट अ राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के हिसाब से ये सही सीक्वेंस नहीं होता है. तो फिर क्या करें? तो इट इज अ डीमेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर, इट्स नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन. अब क्या करा जाए? तो सर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन? तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, धरती पे सबसे पहले कौन आया? जैसे धरती पे सबसे पहले आया आपके पास में जिम्नोस्पर्म. ओके, फिर आए बेटा, इन तीनों के अंदर बात करें, कंपेयर कर रहे हैं तीनों को कैसे कंपेयर कर रहे हो? जिम्नो को, डाइकोट को, मोनोकोट को. तो सबसे पहले क्या आना चाहिए सर? सबसे पहले हमारा डाइकोट. क्या बात सही है? नहीं सर, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने गलत किया. तो हमारा क्या होना चाहिए, सुनना बेटा. तो हमारा जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, यानी प्रिमिटिव कौन हो गया? जिम्नोस्पर्म. उससे थोड़ा सा एडवांस कौन हो गया? डाइकोट. और उसके बाद में कौन? मोनोकोट. तो इट इज द करेक्ट
करेक्ट क्या बेटा, ये सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। तो आपने अगर प्लांट का इवोल्यूशन जानते हो तो मैं आपको बताता हूं। प्लांट में सबसे पहले कौन आता है? प्लांट में सबसे पहले आपके पास में है बेटा एल्गी, फिर आपके पास में ब्रायो, फिर आपके पास में आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आपके पास में आते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियो में सबसे पहले कौन आता है? डाइकोट, और लास्ट में आता है सबसे एडवांस प्लांट, वो होते हैं हमारे मोनोकोट। क्या बात सही है? अगर बात समझ में आई तो हाँ बोलो बेटा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डाइकोट पहले, जिम्नो को बीच में, और फिर मोनोकोट। तो ये सही नहीं था, तो ये इनका डीमेरिट्स रहा। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन कौन सा था? क्या वो जो क्लासिफिकेशन है वो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है, या वो नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक है, या नेचुरल फाइलोजेनेटिक है, या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है? अब बताएं मुझे। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो गया, समझ जाओ। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, नेचुरल फाइलोजेनेटिक और आर्टिफिशियल। तो करेक्ट। अब आप घूम जाओगे सर नेचुरल था ऊपर, लेकिन सुनो, हमने यहां पर एक पॉइंट भी ऐड किया बाद में कि इट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन, दैट इज राइट। अगर कंपेयर पूछता है कि आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, तो आपको क्या बोलना है कि सर नेचुरल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ऑप्शन दो ही मिले। अब आपके पास में और स्पेसिफिक हो जाता है कि नेचुरल में भी नॉन फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनेटिक है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? सर नॉन फाइलोजेनेटिक। क्यों? बिकॉज बैंथम एंड हुकर जो थे उन्होंने इंक्लूड नहीं किया किस चीज को? फाइलोजेनिक को। किसको इंक्लूड नहीं किया? फाइलोजेनिक को इंक्लूड नहीं किया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इट इज अ नॉन फाइलोजेनेटिक, दैट मीन नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी जाती है, तो आप लिख सकते हो यहां पर इसको नेचुरल, क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको स्टार पॉइंट करके। यहां पर अपन मार्कर चेंज कर देते हैं, पहले तो ये लिखो यहां पर नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, तो ये स्टार पॉइंट कर सकते हो, नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नीट के एग्जाम के अंदर। और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट नीट अपन, क्योंकि अपना मेन कोर क्या है, स्ट्रीम नीट है, तो वहां पर चलते हैं अपन। ठीक है, तो होप सो आपको ये बैंथम एंड हुकर का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो टॉपिक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको अपने सुंदर सुंदर हाथों से आप उसको दबाएं, प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑलराइट बेटा, जिस स्क्वायर मेंटर अपना बहुत प्यारा सा छोटा सा फैमिली है, जहां पर अपन बात करते हैं बायोलॉजी के बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके कोई दोस्त हो उनको जरूर शेयर कर दें कि यार भाई ये चैनल है, सर हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और सब्सक्राइब करके रखो यार, अच्छा है। थैंक यू सो मच।